आज हमारे सामने दिल्ली पुलिस और एसएससी एमटीएस के लिए बना एक सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है। पहली नज़र में ये बस सवालों और जवाबों का एक ढेर लगता है, लेकिन आज हम इसे खजाने के नक्शे की तरह इस्तेमाल करेंगे। वाह, खजाने का नक्शा। ये एक दिलचस्प नजरिया है। तो मतलब हमारा मकसद सिर्फ खजाने तक पहुंचना नहीं है, नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाली हर चीज को समझना है। क्योंकि एक सवाल हमें भूपेन हजारिका के संगीत में ले जाता है, तो अगला सीधे 1930 के दशक के राजनीतिक संकट में। बिल्कुल। हमारा मिशन है इन बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरोना। हम देखेंगे कि कैसे भारत की कला, इतिहास, पर्यावरण और विज्ञान ये सब अलग अलग नहीं है। एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय। हाँ, तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। चलिए। शुरुआत करते हैं कला और संस्कृति से। पहला ही जिक्र भूपेन हजारिका का है, जिन्हें ब्रह्मपुत्र का शायर भी कहा जाता है। स्रोत में उनके पुरस्कारों को लेकर एक सवाल है और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि सवाल में दी गई दोनों ही जानकारी गलत है। बिल्कुल गलत। कहा गया है कि उन्हें पद्मश्री 1992 में और भारत रत्न 2012 में मिला। मतलब देश के इतने बड़े सम्मानों की तारीखों में भी इतनी बड़ी गलती हो सकती है, और ये प्रतियोगी परीक्षाओं की एक चाल भी हो सकती है। अच्छा, असल में उन्हें पद्मश्री बहुत पहले 1977 में मिला था। 1977 में? हाँ, और भारत रत्न मरणोपरांत 2019 में। अच्छा, ये हमें सिखाता है कि लिखी हुई बातों पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। स्रोत में उनकी एक किताब विंग्ड हॉर्स का भी जिक्र है, जो उनकी रचनात्मकता का एक और पहलू दिखाती है। संगीत की दुनिया से एक और बड़ा नाम सामने आता है, अब्दुल करीम खान और उनके बनाए किराना घराने का। ये खराना सिस्टम क्या है? क्या ये संगीत का कोई स्कूल जैसा होता है? हाँ, आप इसे एक स्कूल कह सकते हैं, लेकिन बात यह है कि ये उससे कहीं ज्यादा है। खराना गुरु शिष्य परंपरा की एक जीवित विरासत है। अच्छा, ये सिर्फ संगीत सिखाने की एक शैली नहीं, बल्कि एक पूरा दर्शन है, जिसमें एक खास तरह की गायकी, सुर लगाने का तरीका और यहाँ तक कि जीवन शैली भी शामिल होती है। अब्दुल करीम खान ने 1913 में पूना में आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना करके इसी विरासत को एक संस्थागत रूप दिया था। मतलब उन्होंने अपनी कला को सिर्फ कुछ शिष्यों तक सीमित नहीं रखा, नहीं। उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का रास्ता बनाया। हाँ। और इसी संगीत को व्यवस्थित करने का एक और जिक्र है विष्णु नारायण भातखंडे का। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 10 थाट होते हैं। अब ये थाट, ये क्या बला है? ये एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। तो थाट को आप संगीत का एक तरह से परिवार या स्केल समझ सकती हैं। एक परिवार? हाँ, जैसे एक परिवार के सदस्यों में कुछ समानताएं होती है ना, बिल्कुल। वैसे ही एक थाट के सभी रागों में कुछ खास सुरों का एक पैटर्न होता है। भाटखंडे जी ने इसी तरह पूरे हिंदुस्तानी संगीत को 10 मूल परिवारों में बांट दिया, जिससे उसे सीखना और समझना आसान हो गया। वाह, मतलब संगीत के समुद्र में दिशा दिखाने वाले लाइट हाउस की तरह। बिल्कुल सही कहा। संगीत से अब सिनेमा के पर्दे पर चलते हैं। सत्यजीत रे को 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर मिला। ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, है ना? इसका क्या महत्व था उस समय? इसका बहुत गहरा महत्व था। ये पहली बार था जब हॉलीवुड ने, जो सिनेमा का मक्का माना जाता है, खड़े होकर एक भारतीय फिल्मकार के पूरे जीवन के काम को सलाम किया। ये सिर्फ सत्यजीत रे का सम्मान नहीं था, बल्कि ये भारतीय सिनेमा की कहानी कहने की ताकत और कलात्मक गहराई को मिली वैश्विक मान्यता थी। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताता है कि उसी साल 1992 में उन्हें भारत रत्न भी मिला। हाँ, भारत का सर्वोच्च सम्मान। कला का सम्मान तो ठीक है, लेकिन कभी-कभी कला समाज में गहरे विवादों को भी जन्म देती है, जैसा कि हमें तस्लीमा नसरीन के उपन्यास लज्जा के मामले में देखने को मिलता है। स्रोत में इसका जिक्र है, लेकिन ये इतना विवादास्पद क्यों था? क्योंकि ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों का एक साहसी और बहुत ही मुखर चित्रण था। अच्छा। इसने दक्षिण एशिया में धार्मिक सहिष्णुता और राजनीति पर एक तीखी बहस छेड़ दी थी, जिसके कारण लेखिका को सालों तक निर्वासन में रहना पड़ा। तो ये दिखाता है कि साहित्य कैसे समाज का आईना भी हो सकता है। और कभी-कभी वो आईना इतना कड़वा होता है कि समाज उसे देखना नहीं चाहता। सच में कला के कितने अलग अलग रूप और प्रभाव हैं। चलिए अब कला की दुनिया से निकलकर इतिहास के उन पन्नों पर चलते हैं
जहां भारत का भविष्य लिखा जा रहा था। बात करते हैं 1930 के दशक की। गोलमेज सम्मेलन? हाँ, लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों की। हाँ, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को बातचीत की मेज पर तो बुला रही थी, लेकिन सत्ता देने को तैयार नहीं थी। रैमजे मैकडॉनल्ड उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। 3 सम्मेलन हुए, लेकिन नतीजा कुछ खास निकला। और इसी दौर में एक बहुत बड़ा टकराव होता है महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच, जी। जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। हाँ। स्रोत कहता है कि इसका संबंध पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से था। लेकिन ये सिर्फ सीटों का बंटवारा तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ सीटों का गणित नहीं था। वही मैं सोच रही थी। ये भारत के भविष्य को लेकर 2 महान नेताओं के बीच एक वैचारिक और भावनात्मक टकराव था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। सांप्रदायिक इसलिए क्योंकि ये मतदाताओं को धर्म और जाति के आधार पर बांट रहा था। ठीक। और पहली बार दलित वर्गों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव था। मतलब दलित वर्ग के लोग सिर्फ दलित उम्मीदवार को ही वोट देते। ठीक समझे। डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये दलितों के राजनीतिक अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई थी। उन्हें लगता था कि इसके बिना दलितों की आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे, सख्त खिलाफ। उन्हें डर था कि ये चीज हिंदू समाज को हमेशा के लिए बांट देगी, और उन्होंने इसके विरोध में जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। और पूना समझौता इसी संकट का समाधान था। हाँ, एक तरह से बीच का रास्ता था, जिसमें अलग निर्वाचन क्षेत्रों की जगह संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में ही दलितों के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। यह तो इतिहास का एक बहुत ही नाटकीय और महत्वपूर्ण क्षण है। इसी दशक के अंत में 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते। ये कितना बड़ा कदम था? ये बहुत बड़ा और साहसी कदम था। बोस का मानना था कि आजादी सिर्फ बातचीत से नहीं मिलेगी, उसके लिए ज्यादा आक्रामक तरीकों की जरूरत है। हाँ, कांग्रेस के नेतृत्व से, खासकर गांधी जी के तरीकों से उनके मतभेद गहरे हो चुके थे। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना उनकी इसी सोच का नतीजा था। और आगे चलकर इसी सोच ने उन्हें इंडियन नेशनल आर्मी मतलब INA का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल, जिसका गठन पहले मोहन सिंह ने किया था। और ये सब तब हो रहा था जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था। ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। इसी दबाव में उन्होंने क्रिप्स मिशन भारत भेजा, है ना? हाँ, विंस्टन चर्चिल उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्हें युद्ध में भारत का सहयोग चाहिए था। क्रिप्स मिशन भारत को भविष्य में डोमिनियन स्टेटस देने का एक अधूरा सा वादा लेकर आया था, जिसे भारतीय नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया। गांधी जी ने तो इसे पोस्ट डेटेड चेक तक कह दिया था। हाँ, एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। और इस मिशन की विफलता का सीधा नतीजा था भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942, मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। करो या मरो। बिल्कुल, ये कांग्रेस और भारतीय जनता का अब और नहीं कहने का तरीका था। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। हाँ, युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटेन में सरकार बदली और नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंप दी जाएगी। और जब सत्ता मिली तो देश को चलाने के लिए एक टीम बनी। स्रोत में भारत के पहले मंत्रिमंडल के कुछ नाम हैं। गृह मंत्री सरदार पटेल, कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, रेल मंत्री जॉन मथाई। ये सूची काफी लंबी है। हाँ, पर इस सूची में 2 नाम खास तौर पर अहम हैं। एक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके कंधों पर 500 से ज्यादा बिखरी हुई रियासतों को एक करके भारत बनाने की जबरदस्त चुनौती थी। और दूसरे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, कानून मंत्री के तौर पर, जिन्हें भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने का वो ऐतिहासिक काम सौंपा गया जिसने हमारे लोकतंत्र की नींव रखी। इतिहास के इन दिग्गजों से अब आते हैं समकालीन राजनीति पर। स्रोत में एक सवाल है कि S. जयशंकर राज्यसभा में गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हमारे नेता कहाँ से आते हैं और किन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे स्रोत में जिक्र है कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से हैं, राजनाथ सिंह लखनऊ से और अमित शाह गांधीनगर से। बिल्कुल। जुड़वा शहरों के बारे में, त्रिशूर और तिरुवल्ला जुड़वा शहर नहीं है। तो फिर ये जुड़वा शहर होते क्या हैं? जुड़वा शहर वे होते हैं जो भौगोलिक रूप से इतने करीब होते हैं कि समय के साथ उनका सामाजिक और आर्थिक जीवन एक दूसरे से घुल मिल जाता है। अच्छा, जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद? हाँ,
या अहमदाबाद गांधीनगर, हाँ। उनकी पहचान एक दूसरे से जुड़ी होती है। भूगोल से ही जुड़ा है संस्कृति का पहलू। श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश में है। और स्रोत में सोमनाथ, स्वर्ण मंदिर, महाबोधि मंदिर का भी जिक्र है। ये तो भारत की विविधता की एक छोटी सी झलक है। बिल्कुल। और ये विविधता सिर्फ संस्कृति में नहीं, प्रकृति में भी है। स्रोत में राजकीय पशुओं का जिक्र है। महाराष्ट्र की विशाल गिलहरी, हरियाणा का काला हिरन, हिमाचल का हिम तेंदुआ। ये दिखाता है कि हर राज्य की अपनी एक अलग प्राकृतिक पहचान है। और इसी प्राकृतिक पहचान को बचाने की बात आती है जैव विविधता हॉटस्पॉट के जिक्र से। भारत म्यांमार क्षेत्र को एक हॉटस्पॉट बताया गया है। इसका मतलब क्या है? देखिए, हॉटस्पॉट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवर हैं। तो फिर हॉटस्पॉट वो इलाका होता है जहाँ ऐसी प्रजातियां रहती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, और साथ ही मानवीय गतिविधियों के कारण उनका अस्तित्व खतरे में है। अच्छा, ये एक तरह का इकोलॉजिकल इमरजेंसी रूम है जहां हमें तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। भारत में ऐसे 4 मुख्य हॉटस्पॉट हैं और इसी संरक्षण की भावना से जुड़ा है चिपको आंदोलन। 1973 में उत्तराखंड के गांव वालों का पेड़ों से चिपक जाना। ये एक स्थानीय घटना थी, लेकिन क्या इसका असर वैश्विक था? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हाँ, चिपको आंदोलन ठीक उस समय हुआ जब दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर एक नई चेतना जाग रही थी। स्रोत में कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का क्रम दिया गया है। 1972 की द लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट, 1987 की ब्रेंटलिन रिपोर्ट, 1992 का रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। बिल्कुल। तो चिपको आंदोलन ने दुनिया को दिखाया कि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकारों और वैज्ञानिकों का काम नहीं है। ये आम लोगों का आंदोलन भी हो सकता है। हाँ, खासकर महिलाओं का। ये जमीनी स्तर की कार्रवाई का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। पर्यावरण की रक्षा के लिए जैसे आंदोलन हुए, वैसे ही समाज को चलाने के लिए कानून भी बने। स्रोत में कुछ अधिनियमों का जिक्र है। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, दिव्यांग जनाधिकार। ये तो अपने आप में बदलते भारत की कहानी है। कैसे? ये दिखाता है कि कैसे कानून समाज के साथ साथ चलता है। 2000 में जब इंटरनेट नया था तो आईटी एक्ट आया। ठीक। फिर पारदर्शिता की मांग बढ़ी तो 2005 में आरटीआई एक्ट आया। फिर हर बच्चे को स्कूल पहुंचाने का सपना साकार करने के लिए 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और फिर 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। हाँ, समाज को और समावेशी बनाने के लिए। ये भारत के कानूनी विकास की यात्रा है। अर्थव्यवस्था, एसोचेम और फिक्की जैसे संगठनों का जिक्र है। ये सिर्फ कुछ नाम है या भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका कोई बड़ा रोल है? ये भारतीय उद्योग की आवाज हैं। 1920 और 1927 में स्थापित ये संगठन आजादी से पहले से ही भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों के हितों के लिए सरकार से बात करते आ रहे हैं। मतलब ये नीतियां बनवाने में मदद करते हैं? हाँ, नीतियां बनवाने में, बजट पर सलाह देने में और व्यापार के लिए एक बेहतर माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अर्थव्यवस्था से विज्ञान की ओर आते हैं। थॉमस क्लिफर्ड ऑल्बर्ट ने क्लिनिकल थर्मोमीटर का आविष्कार किया। आज ये कितनी सामान्य सी चीज लगती है, लेकिन इसने चिकित्सा को कितना बदल दिया होगा? पूरी तरह बदल दिया। इससे पहले डॉक्टर सिर्फ मरीज को छूकर या देखकर बुखार का अंदाजा लगाते थे। अच्छा। थर्मामीटर ने पहली बार शरीर के तापमान को सटीक रूप से मापने का एक वैज्ञानिक तरीका दिया। यह बीमारी को समझने और उसका इलाज करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। और इसी तरह एक्सरे मशीन और स्टेथोस्कोप ने भी किया होगा। बिल्कुल। उन्होंने डॉक्टरों को शरीर के अंदर देखने और सुनने की अभूतपूर्व क्षमता दी। रसायन विज्ञान से एक बहुत ही आम सवाल है, पीतल यानी ब्रास किसका मिश्रण है? 30% जस्ता और 70% तांबा। हाँ, ये तो हम स्कूल में भी पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ते हैं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? मतलब हम धातुओं को मिलाते ही क्यों हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, जब हम 2 या 2 से ज्यादा धातुओं को मिलाते हैं तो हमें एक मिश्र धातु मिलती है। एन अलॉय। करेक्ट। और ये अलॉय अक्सर मूल धातुओं से ज्यादा मजबूत, ज्यादा टिकाऊ या ज्यादा उपयोगी होती है। पीतल तांबे से ज्यादा कठोर होता है और उस पर जंग भी आसानी से नहीं लगता। और जीव विज्ञान से कैंसर के प्रकारों पर एक सवाल है। कार्सिनोमा को रक्त कैंसर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। ये अंतर समझना क्यों जरूरी है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सभी कैंसरों की उत्पत्ति और इलाज का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अच्छा। ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, माइलोमा ये सब रक्त कोशिकाओं या अस्थि मज्जा में शुरू होते हैं, जबकि कार्सिनोमा त्वचा या उन ऊतकों में शुरू होता है जो हमारे अंगों को ढकते हैं, जैसे फेफड़े, स्तन या पेट का कैंसर। तो सही वर्गीकरण ही सही इलाज की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल।
हमने एक प्रैक्टिस सेट के सवालों से शुरुआत की और भूपेन हजारिका के संगीत से होते हुए गांधी अंबेडकर के वैचारिक संघर्ष को समझा चिपको आंदोलन की आत्मा को महसूस किया और विज्ञान के चमत्कारों को देखा। ये दिखाता है कि ज्ञान टुकड़ों में नहीं होता। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक प्रतियोगी परीक्षा का प्रैक्टिस सेट भी भारत के उस विशाल ताने बाने को समझने का एक जरिया बन सकता है जो संस्कृति, इतिहास और विज्ञान से मिलकर बुना गया है। मतलब तथ्यों को याद रखना एक बात है, लेकिन उनके बीच के रिश्ते को समझना ही असली ज्ञान है। बिल्कुल सही। और अंत में एक विचार। हमारे स्रोत के आखिर में एक सवाल था जिसका जवाब नहीं दिया गया था। स्तन कैंसर का संदेह होने पर चिकित्सक किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? ये सवाल हमें सिर्फ चिकित्सा विज्ञान के बारे में नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति हमारी अपनी जागरूकता और जिम्मेदारी के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। शायद इस पर विचार करना और जानकारी हासिल करना इस चर्चा के बाद एक महत्वपूर्ण अगला कदम हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान का अंतिम उद्देश्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि अपने और अपने समाज के जीवन को बेहतर बनाना भी है।